हाँ जी। हाँ, बढ़िया लग रहे हो आज तो। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के रीति रिवाज संस्कार की। और ऑनलाइन विद्यार्थी ये जरूर बताएं क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पाई है या नहीं। कल लास्ट क्या पढ़ा था? हाँ, परमेश कर्ण बोध। ये पालना गिर गया नीचे। हाँ, लास्ट में कर्णबोध संस्कार हमने पढ़ा था कि बच्चा जब 4-5 महीने का होता, 4-5 साल का होता है और उसके बाद उसके कान में कान बिंधाए जाते हैं, वो हमारा एक संस्कार है जो कर्णबोध के नाम से जाना जाता है। जैसे बच्चा 5 साल का हुआ, 6 साल में प्रवेश करे या 5 साल लगे, दोनों ही हो गया आज की तारीख में, उसमें उसको अक्षर ज्ञान के लिए स्कूल भेजते हैं, विद्यालय सेंड करते हैं। वो एक संस्कार है जिसको हम बोलते हैं विद्यारंभ। क्या बोलते हैं? विद्यारंभ। अक्षर ज्ञान है तो बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है, और पाठशाला भेजा जाता है, जिसको पर संस्कार को कहते हैं विद्यारंभ। लिखे विद्यारंभ। विद्यारंभ यह संस्कार है। विद्यारंभ क्या हमारा संस्कार है। विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार है। विद्यारंभ। टेस्ट में क्या क्या था? टेस्ट में वस्त्र और देवियां दोनों टॉपिक आएंगे। टेस्ट जो आपका परसों होने वाला है उसमें वस्त्र और लोक देवियों का टॉपिक आएंगे। बात करते हैं बच्चे के 5वें या 6ठे 5 या 6 वर्ष में, 5 या 6 वर्ष में अक्षर ज्ञान हेतु विद्यालय भेजा जाता है। भेजा जाता है, यह हमारा एक संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। विद्यारंभ, ठीक है, विद्यारंभ संस्कार है। जन्म से संबंधित संस्कार रीति रिवाज की बात करें, कर्णबोध हमने पढ़ लिया था कल वाली क्लास में। अभी हम पढ़ रहे हैं विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार बच्चा जब 5-6 वर्ष का होता है तब उसको अक्षर ज्ञान हेतु जब हम विद्यालय भेजते हैं उसको अपन विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। ये हमारा विद्यारंभ संस्कार कहलाया। समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जनेऊ धारण। यह भी हमारा एक संस्कार है। क्या हमारा संस्कार है? संस्कार है। इस जनेऊ धारण को उपनाम में यज्ञोपवीत कहते हैं। क्या बोलेंगे? यज्ञोपवीत या उपनयन। क्या बोला जाएगा? यज्ञोपवीत या उपनयन। उपनाम लिख लीजिएगा। इसका निकनेम क्या है? यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। हमारे मनुष्य जीवन में हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है और 4 वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के हाथों से क्षत्रिय वर्ण निकला है। ब्रह्मा के उदर से, उदर मतलब पेट, पेट से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। उसमें से 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्णों में जनेऊ धारण कराई जाती। और जनेऊ धारण करने का जो समय है, ब्राह्मण वर्ण में 8वें वर्ष, वैश्य वर्ण में क्षत्रिय वर्ण में 10वें वर्ष और वैश्य वर्ण में 11वें वर्ष, हमारी विशेष 11वें वर्ष होता है। विशेष 11वें वर्ष में जनेऊ धारण कराई जाती। जो जनेऊ धारण करता है एक सूती धागा है, 3 सूती धागे होते हैं जो क्रॉस में यहाँ बांधे जाते हैं, वो जनेऊ धारण करना कहलाता है। लिखेगा। मैं तो इन सब चीजों से परे हूं, कहीं और हूं। हाँ हाँ। ब्राह्मण वर्ण में 8वें वर्ष
कॉमा क्षत्रिय वर्ण में 11वें वर्ष 10वें वर्ष, माफी चाहूं गलती होगी, 10वें वर्ष और वैश्य वर्ण में 11वें, 20 से 11वां वर्ष है, फिर 12वें वर्ष में कराए तो चल जाए, लेकिन 11वें वर्ष में जनेऊ धारण होती है। और जो जनेऊ धारण करता है ऐसे बालक को द्विज कहते हैं, दोबारा जन्म लेने वाला बालक। क्या कहलाता है? ऐसे बालक द्विज कहलाते हैं। जो जनेऊ धारण करते हैं ऐसे बालक को हम क्या बोलते हैं? द्विज, दोबारा जन्म लेने वाला बालक कहलाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा जनेऊ धारण एक संस्कार कहलाया। कितने संस्कार हो गए हैं? 10 के 11 हो गए। लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वेदांत। अगला जो संस्कार है वो है वेदांत। वेदांत संस्कार है। वेदांत क्या है? संस्कार है। अब वेदांत संस्कार में क्या है कि बच्चे को वेदों का ज्ञान कराने हेतु गुरुकुल भेजा जाता है। बच्चे को वेदों का ज्ञान कराने हेतु कहां भेजते? गुरुकुल भेजते। वो हमारा वेदांत संस्कार कहलाता है। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, बस वो चारों वेद जो आपने बोले। अब बेटा लिखेगा, बच्चे को जी वेदों का ज्ञान कराने हेतु गुरुकुल सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। हाँ, व्हाट्सअप कर दिया गया, गुरुकुल भेजा जाता है। बेटा चोनू, गुरुकुल भेजा जाता है। यहां से गुरुकुल भेजा जाता है, वेदांत कहलाया। ठीक है, गुरुकुल भेजा। जैसे हम लोगों ने वेद का ज्ञान कब प्राप्त किया? कब प्राप्त किया हमने वेदों का ज्ञान? 6ठी कक्षा में। 6ठी कक्षा में सामाजिक ज्ञान का अंतिम पाठ देखिएगा, वेदों का पाठ है, आश्रम और वेद का। तो 6ठी कक्षा में वेदों का मतलब 11 साल की उम्र में थे तब हम गुरु आश्रम गए, यूं समझिएगा। अब तो गुरु आश्रम रही नहीं, तो 6ठी कक्षा में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये बच्चा लगभग 6ठी कक्षा में आया है। अब आप देख कैसे आया है, इधर ध्यान है। आपका ध्यान किधर है? बच्चे इधर है। जनेऊ धारण किया किस वर्ष में किया? 8वें, 10वें, 11वें वर्ष सीधा हुआ। और यही बच्चा गुरुकुल पहुंच रहा है, लगभग 10वें 11वें वर्ष पहुंच रहा है, क्रमबद्धता से देखे तो। और हम भी अभी 10 साल होते, कक्षा 5 पास करते हैं, उसके बाद 11वें में, जैसे 11वें साल 6ठी में आए, 6ठी में हमने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया स्कूलों में, वही वेद का ज्ञान। अब तो स्कूल है, गुरुकुल नहीं रहे, इसलिए हम स्कूलों में वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला जो संस्कार है वो है केशांत। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार है। क्या है केशांत संस्कार में? एक बार हेडिंग लिखा, फिर लिखा देता हूं। केशांत। केशांत में क्या होता है? लड़का जब यौवन अवस्था में आ जाता है, लगभग 16 साल का होता है लड़का, तब लड़के के दाढ़ी मूछें कटवाई जाती है। रेजर घुमाना है, न कि ट्रेमर घुमाना है। अब जिसके दाढ़ी मूछें आई है इस मनुष्य जीवन में, और जो बार बार ट्रिमर घुमा रहा है, लड़की नहीं मिलेगी आपको, लड़की हाई नहीं करेगी, क्यों? आपका यह संस्कार अधूरा पड़ रहा हुआ है। तो मैं जिन लड़कों कह रहा हूं जिसने अभी तक रेजर नहीं घुमाया है, चेहरे पर रेजर घुमाना जरूरी है, यह संस्कार है। यौवन अवस्था में दाढ़ी मुझसे जरूर कटवानी पड़ती, वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूं। ये नहीं होगा तो आगे वाला संस्कार जो हम सगाई सपण करेंगे, वो विवाह करेंगे, वो होगा ही
नहीं। तो जब लड़का यौवन अवस्था में आ जाता है तब उसकी पहली बार दाढ़ी मूछें कटे जाती है। ये हमारा केशांत संस्कार कहलाता है। समझ आया? लिखेगा। लड़के के यौवन अवस्था में आने पर पहली बार दाढ़ी मूछें कटवाई जाती है। दाढ़ी मूछें कटवानी ही कटवानी है। मेरे जीवन की बात करूं तो मैंने दाढ़ी मूछें कटवाई नहीं, लगभग 20-21 साल का होने है तब तक नहीं कटवाई। मैंने कहा क्या करना है कटवा के। फिर बड़े भैया की शादी हुई, बारात जा रही थी। हमारे यहाँ राजस्थान रिवाज है कि बारातियों के लिए को भी सजा धजा कर ले जाया जाता है ना। तो घर पर नहीं आए और उस नई ने सभी बारातियों की दाढ़ी मूछें करी, बाल काटे, किसी के व्हाइट बाल है तो ब्लैक कर दिए, काजल लगा कर मेहंदी लगा कर व्हाइट कर दिए, काले कर दिए। अब मामा जी ने कहा कि तेरी भी दाढ़ी मूछें जो है ये कटवा दे, ढंग की नहीं। मेरे को नहीं, मेरे तो जीवन की पहली दाढ़ी मूछें। मामा जी ने कहा कि नहीं कटवाएगा तो तेरे लिए कोई लड़की हाँ नहीं करेगी, पापा परेशान हो रहे हैं तेरे लिए भी। मैंने कहा बात तो सही है, मैं जहां जहां जाता हूँ कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं है, बात तो सही है। फिर उसके बाद जिस दिन बारात गई उस दिन मैंने मेरी दाढ़ी मूछें कटवाई। बारात में पहुंचा, बड़ा टाई लगा के भाभी की 3 बहनें हाँ कर रही थी। ये हमारा केशांत संस्कार कहलाया। पास हो जाए तो ये संस्कार होना जरूरी है। सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, ज्यादा दिल में बात मत बिठाना, है ना कि मेरा सिर्फ लूटू कह रहे। ये तो सब आपके मनोरंजन का एक तरीका है और आपको समझाने का तरीका है। समझ में आया बेटा? दीदिया चले आगे। लिखेगा। आज अभी घर पहुंचा था मैं लगभग 12:30 बजे के आसपास। जैसे खाने बैठा, श्रीमती मेरे साथ बैठी, उसने पूछा कि आजकल बच्चे अब हंसते तो नहीं है आपकी क्लास में। मैंने कहा बहुत हंसते हैं अभी भी। फिर वही हंस पड़ी कि आप करते क्या हो क्लास में। फिर मैंने कहा ये वीडियो दिखाओ आपको, कर इनको के रहने दो, आप जानो ना आपके बच्चे जाने, क्योंकि आप वाली क्लास मेरे मोबाइल में भी रहती है हमेशा। तो मैंने इनको दिखा, मैं ये देखो ये बच्चे अब इस तरह से दांत करते हैं, कहते तो अब ऐसे ही तो बच्चे दांत करेंगे। समझाना भी तो पड़े, है ना। अगला संस्कार है बेटा समावर्तन। समावर्तन संस्कार है, समावर्तन संस्कार। ये 14 नंबर का होगा, देख लीजिएगा, गिनती कर लीजिएगा, है ना बेटा। समावर्तन संस्कार में क्या है कि बच्चा शिक्षा पूरी करके जब गुरुकुल से घर की ओर लौटता है, पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चा बालक गुरुकुल से घर की ओर लौटेगा, ऐसा संस्कार हमारा समावर्तन कहलाता है। वो जो गुरुकुल से घर की ओर लौटता है ऐसे बालक को स्नातक कहते हैं। क्या बोलते बेटा? स्नातक। इधर देखो, आपका ध्यान किधर है? स्नातक इधर है। अब अपन वैसे स्नातक किसको कहते हैं? अभी आप लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशन को, है, और ग्रेजुएशन के बाद फ्री हो गए। ग्रेजुएशन होते ही आपके लिए एक लड़की रोकी जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। आपके लिए एक लड़का रोका जाएगा, बहुत जल्द, अभी रोक रहे 5 मिनट बाद। तो ये हमारा स्नातक कहलाता है। तो गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके घर की ओर लौटना, वह संस्कार हमारा समावर्तन है। और जो गुरुकुल से घर की ओर लौटता है ऐसे बालक को हम क्या बोलते हैं? स्नातक कहते हैं। फिर आप ठाले हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो फिर स्नातकोत्तर एमएससी कर लिया आपने, बोटनी में, जूलॉजी में, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, हॉर्टिकल्चर में, वो कहलाया। ठीक है, लिखेगा। शिक्षा पूरी करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुकुल से घर की ओर लौटना, घर की ओर लौटना, ये हमारा समावर्तन संस्कार कहलाया। समावर्तन संस्कार कहलाया। ये था हमारा समावर्तन संस्कार। ये हमारे जन्म और जन्म के बाद जब बच्चा पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वहां तक के संस्कार हो गए। 14 नंबर का आ रहा होगा ये संस्कार, देख लीजिएगा आप। टोटल आपके 20-22 पॉइंट हो रहे होंगे टोटल, उसमें से संस्कार ये 14 नंबर का है।
12, 13 और 14 देख लो, आपके सामने होंगे। संस्कार गिन लो कितने हो रहे, 14 हो गए। अब कितने संस्कार बचे हैं? 2। एक तो बचा है विवाह, हमारा संस्कार है, विवाह करना हमारा संस्कार है, वो जन्म सिद्ध अधिकार है, विवाह करके रहेंगे, ठीक है, वो करेंगे भी। दूसरा अंतिम जो संस्कार है वो है हमारी अंत्येष्टि, लास्ट में होगा जब हम दादा दादी बनेंगे, उसके बाद, है ना, उसके बाद करेंगे। तो उसकी भी बात हम कल परसों में करने वाले। तो अब हम बात करने वाले विवाह संबंधी रीति रिवाज कौन कौन से, उसकी चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे, ये हटाऊं। देखो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है, आज की क्लास शुरू की है, सबसे पहला संस्कार पढ़ा विद्यारंभ संस्कार, फिर जनेऊ धारण जिसको उपनयन या यज्ञोपवीत कहते हैं, 2 संस्कार। फिर पढ़ा वेदांत, बच्चों को वेदों का ज्ञान करा, केसान दाढ़ी मुझसे कटवाना लड़के के, और समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुकुल से घर की ओर लौटना, ये संस्कार हमने पढ़ लिए। अब हम सीधे सीधे 15वां संस्कार जो विवाह है उससे संबंधित रीति रिवाज की बात करेंगे। हेडिंग डालेगा विवाह, विवाह, क्वेश्चन ना 15वां संस्कार, 15वां संस्कार विवाह संबंधी, विवाह संबंधी रीति रिवाज, विवाह संबंधी रीति रिवाज की बात करेंगे। विवाह संबंधी रीति रिवाज, विवाह संबंधी रीति रिवाज संस्कार की बात करेंगे। 15वां जो संस्कार है मेरा तो हो गया, आपका बाकी है, तो नौकरी लगो और संस्कार पाओ, एक हाथ संस्कार लो, एक हाथ नौकरी पाओ। विवाह संबंधी जो 15 संस्कार है इसमें बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत रीति रिवाज है पूरे राजस्थान में, लेकिन मैं उन्हीं रीति रिवाजों की चर्चा करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्हीं की बात करेंगे। सर मेरे यहाँ तो ये होता है, तो होता है, जरूर होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ से अगर इंपोर्ट होगा तो जरूर इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि विवाह में भी बहुत सारे रीति रिवाज है। हो सकता है सिक्योरिटी में कोई रिवाज होता हो वो मेवाड़ में नहीं हो, जो मेवाड़ में होता हो वो मारवाड़ में ना हो, जो मारवाड़ में होता हो वो ढूंढार में ना हो, लेकिन कुछ तो होता है जो पूरे राजस्थान में होते हैं। ऐसे संस्कारों की बात करने वाले, तो सबसे पहले रीति रिवाज की बात करते हैं, विवाह संबंधी संस्कार की रीति रिवाज में। तो पहला संस्कार रिवाज आता है जिसको हम बोलते हैं सगपण। क्या बोलते हैं? सगपण, ये रिवाज है, लिखो सगपण, सगपण, सगपण रिवाज है। अब संस्कार नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सगपण रिवाज पढ़ेंगे। रिवाज कौन सा है? सगपण। अब सगपण को क्या बोलते हैं? सगपण को बोला जाता है सगाई। क्या बोलते हैं? सगाई, 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 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोला जाता है? एंगेजमेंट, एंगेजमेंट इंग्लिश में बोलते हैं एंगेजमेंट। सगपण और बोलेंगे तो हगपण, स को ह कर देंगे, हगपण। हाल हगपण बाकी है, हाल सगाई बाकी है, आज सगपण होना बाकी। तो सगपण में क्या होता है कि लड़की के लिए एक लड़का रोकना, लड़की के लिए एक लड़का रोकना, जिसमें लड़के को श्रीफल और 1 रुपया भेंट किया जाता है। लड़की की सगाई हो गई, लड़की के लिए एक लड़का रोका जाता है, ठीक है, ना कि लड़के के लिए एक लड़की। लड़की के लिए एक लड़का रोका जाता है, जिसमें लड़के को, मतलब वधु पक्ष की ओर से लड़के को श्रीफल, नारियल और 1 रुपया भेंट कर देते हैं। 1 रुपया तो देना ही देना है, उसके अलावा आप कितनी ही गिड्डिया दो चल जाएगा, लेकिन 1 रुपया शुभ का दिया जाता है नारियल के ऊपर। ये हमारा सगपण कहलाया। और उसके बाद तो इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, चाहे जिस पर बात करें। आजकल बात करने के तरीके फोन पे और गूगल पे पर। फोन पे पैसा भी भेजो और बात भी कर सकते हैं, चैट होती है, दिमाग का काम। लिखेगा लड़की के लिए एक लड़का रोकना, लड़की के लिए एक लड़का रोकना, लिखेगा लड़की के लिए एक लड़का रोकना। रोकना भी एक प्रकार का सगपण कहला रहा, रोकाई, इसको अपन क्या बोलते हैं? रोकना मतलब रोकाई। क्या रोकाई? सगाई रोकाई, रोका हो गया इसका, दिनेश का रोका हो गया,
दिनेश तो इधर है, उधर लड़की, दिनेश के पापा मम्मी ने एक लड़की को देखा, उसको 500 रुपए दे के आ गए, ये रोका हो गया। दिनेश को तो खबर ही नहीं। लड़की के लिए एक लड़का रोकना, कॉमा, लड़के को श्रीफल, श्रीफल का मतलब नारियल, श्रीफल एवं 1 रुपया भेंट करना, 1 रुपया भेंट करना, ये हमारा सगपण हो गया, सगाई हो गई। पहले लड़के इंटरव्यू लेते थे इस सगपण से पहले, क्या करती हो, क्या पढ़ा रखा है, खाना बनाना आता है, नहीं आता है, क्या काम कर ले, ये आजकल लड़कियां इंटरव्यू लेती है। लड़के चुपचाप बैठे रहते हैं, लड़कियां पूछती क्या करती हो, लड़का चुपचाप बैठा बैठा, लड़की दोबारा पूछे, सुना थोड़ा, सुनो सुनो, लड़की दोबारा पूछी करते क्या हो, लड़का थोड़ा धीरे, फिर दोबारा पूछे कि अरे करते क्या हो, तो लड़के का कुछ नहीं, अभी रोयल में पढ़ रहा हूँ मामला कैंसल है, क्योंकि कमाई धंधा तो कर नहीं रहा है, अभी पढ़ रहा है। हाँ, आटा गूंदना आता है, क्योंकि आटा मैं नहीं गूंदूंगी, देख लेना, पहले कह रही हूँ। लड़के बात ठीक है, हाँ तो करो, मुके दे देंगे। तो ये हमारा सगपण कहलाया। आगे सगपण के बाद, ये तो सगपण हमारी एक प्रकार की कच्ची सगाई है। क्या है हमारी कच्ची सगाई। अब आती है पक्की सगाई। पक्की सगाई करने के लिए हम बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं, टीका या तिलक, लिखेगा टीका, टीका तिलक, टीका तिलक, टीका या तिलक, टीका तिलक। एक जो ऑनलाइन विद्यार्थी लेट आए वो एक पेज छोड़कर लिखना चालू करें मेरे साथ। टीका तिलक की बात है। अब टीका तिलक क्या है कि लड़की की ओर से, वधु पक्ष की ओर से वर को, वधु पक्ष की ओर से वर को आभूषण, कपड़े लेते हैं और फल फ्रूट भेंट किए जाते हैं। यह हमारा टीका तिलक कहलाया। ये ही नहीं, वधु पक्ष की, वर पक्ष की ओर से भी लड़की दुल्हन के लिए जो कपड़े लेते, आभूषण, वस्त्र, फल फ्रूट सब जो भेंट किए जाते हैं, वो हमारा टीका तिलक कहलाए। कुछ कहना चाह रहे हो, चलिए लिखेगा। हाँ हाँ, किसका तिलक, नहीं लगन नहीं है, लगन बाकी है, सत्येंद्र चैतानी नहीं, अभी सगे तो करो ना बेटा, फिर लगन लिखाते हैं। जंप मत मारो, जंप मत, आगे बढ़ो, देखिएगा। वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से लड़के को वस्त्र, आभूषण आदि भेंट करना, आदि भेंट करना। वधु पक्ष की ओर से लड़के को भेंट की जाती है। यहाँ लड़के को की ओर से वधु पक्ष, वधु को भी भेंट किया जाएगा। वही चीज है जिसमें आभूषण, वस्त्र भेंट किए जाते हैं। ये हमारा टीका या तिलक कहलाता है। ये हो गई हमारी पक्की सगाई। ठीक है, अब पक्की सगाई हो गई तो सगाई टूटेगी नहीं, अब तो ब्याह होकर ही रहेगा। 99.99% 24 कैरेट ब्याह होके रहेगा है। चलाएं, बारात भी ले जाएंगे, छोटे छोटे भैयों के बड़े भैया आज बने किसी के सैया, अभी करेंगे बात। क्या, हाँ, वो गोद भराई है। अगर यूं कहेंगे तो कहीं गोद भरे। अब गोद भरे वैसे शब्द जो हमारा है वो बच्चे पर डिपेंड करता है, जब बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कहीं कहीं शब्द को गोद भरे भी कहते हैं, जो विवाह में भी काम लिया जाता है उस शब्द, है ना, जो आप कहना चाह रहे हैं। पर अपन उसको वहां नहीं लेकर जन्म के समय को काम लिया, नहीं तो दो ही जगह कंफ्यूजन हो जाएगा, गोद भरे यहाँ भी हो रही वहां भी हो रही। इस कारण से अब बात करते हैं अपन सावो। एक शब्द आता है हमारा सावो, सावो, सावो। सावो का मतलब होता है पंडित द्वारा विवाह का मुहूर्त निकालना। पंडित द्वारा जो विवाह का मुहूर्त निकाला जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सावो कहेंगे। लिखेगा, पंडित द्वारा, पंडित द्वारा विवाह का, पंडित द्वारा विवाह का मुहूर्त, मुहूर्त निकालना, निकालना।
पंडित द्वारा विवाह का जो मुहूर्त निकाला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? सावो कहलाता है। पंडित द्वारा विवाह का मुहूर्त निकालना। अब मुहूर्त क्या निकाला कि 10 नवंबर, मुहूर्त क्या आ गया? 10 नवंबर को ब्याह है दिनेश का। नहीं हाँ ना, राजी हो गया, पढ़ा दो मेरे को तो सर। तो 10 नवंबर को ब्याह है दिनेश का, ये हमारा सावो हो गया। पंडित द्वारा क्या कर दिया गया? विवाह का मुहूर्त निकाल दिया गया। ठीक है। और कब होगा? 10 नवंबर को भी कब? रात्रि को 8 बजे, गोधूली वेला या सवेरे या दिन में। सही समय कहलाता है गोधूली वेला। गोधूली वेला वाले लगन बहुत अच्छे कहलाते हैं। गोधूली वेला समझे? जब गाय भैंसे जंगल से वापस घर की ओर लौटती है, वो वाला जो स्थान जब दिन अस्त होता है वो हमारा गोधूली वेला कहलाता है। ये हमारा सावो कहलाया। क्लियर? अब आता हमारा लग्न। लगन नहीं है, लग्न है। पूरा ग करेंगे तो आपका वो हो गया लगन, कि विद्यार्थी लगन से पढ़ रहे हैं, है ना। ये लग्न है जिसको हम बोलेंगे लग्न पत्रिका। लग्न पत्रिका। अब लग्न पत्रिका क्या है समझना, कि पंडित द्वारा एक पीले कागज पर, पंडित द्वारा एक पीले कागज पर लग्न लिखे जाएंगे कि इस लड़की का लग्न इस दिन, इस समय, इस वार को, इस तारीख को, इतनी बजे यहाँ होंगे और इस लड़की से होगा। ये लग्न लिख दिए। लड़की के लग्न जीवन में एक ही बार लिखे जाते हैं। लड़की के जीवन में लग्न एक ही बार लिखे जाते हैं और लड़की के नाम से ही लग्न निकलता है। दोनों ही बातें हैं। लग्न लिख दिए गए, अब ब्याह होके रहेगा। अगर उस परिवार में कोई भी अशुभ घटना घट गई, उस परिवार में जिस लड़की का ब्याह हो रहा उस परिवार में किसी की अशुभ घटना घट गई, फिर भी उस लड़की का ब्याह उसी लग्न में होके रहेगा, ऐसा कहा जाता है। होके रहता है, ब्याह तो होके ही रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस दिन लग्न है उस दिन लड़का मना कर दे मैं तो ब्याह करूं ही नहीं, तो गोवर्धन जैसे लड़के वो तैयार करेंगे और ब्याह कराएंगे, उस लड़की का तैयार करेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लग्न लिख दिए गए और लास्ट दिन लड़की से मना कर नहीं मैं तो ब्याह करूं ही नहीं, फिर उसकी किस्मत है। ये तो लग्न लड़की के एक ही बार लिखे जाते हैं। लिखेगा, गलत तो नहीं कहा? हाँ, लिखेगा। इस पीली चिट्ठी में पंडित द्वारा विवाह का मुहूर्त, वार, चिट्ठी, विवाह वार, दिनांक, समय आदि अंकित करके वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से खवास, खवास का मतलब नाई, खवास के माध्यम से, खवास के माध्यम से वर पक्ष को भेजा जाता है। बस वर्ग पक्ष को भेज दिया जाएगा, आपको बारात लेकर इस दिन आना है। लग्न पत्रिका लिख दी गई है, ब्याह अब होके रहेगा। ये लग्न पत्रिका। पीले रंग का कागज होता है, उस कागज पर ये प्रिंट किया जाता है ना। विवाह का मुहूर्त, दिनांक, वार, तारीख सब अंकित करके वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को भेजते हैं और बीच में कौन जाता है देने? नाई, खवास जाता है। खवास के माध्यम से भेजा जाता है। बढ़ू आगे, कुछ कह रहे हो? लग्न लिखने के बाद अब दूल्हा दुल्हन शादी में कौन से वस्त्र पहनेंगे, वो भी एक प्रकार का हमारा रिवाज है। और दर्जी द्वारा उस दूल्हा दुल्हन के कपड़े का नाप लिया जाता है। उस नाप को लेना इकताई कहलाता। क्या कहलाता? इकताई। लिखा आपने? ये लिखा है?
कुमकुम अब रुको ना, शादी का कार्ड का। हाँ हाँ आ जाए आज मैं व्हाट्सएप पे भेज देंगे। लिखिएगा इकताई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शब्दों के अकॉर्डिंग बात करें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जावे इकताई क्या है, ऐसे ही प्रश्न पूछ ले। लिखिएगा दर्जी द्वारा, दर्जी द्वारा वर और वधु के कपड़े का नाप लेना, कपड़े का नाप लेना, कपड़े का नाप लेना, ये कपड़े का जो नाप लिया गया ये हमारा इकताई कहलाया, कपड़े का नाप लेना। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा शब्द है, एग्जाम पॉइंट से पूछा है इकताई क्या है, इकताई का संबंध किस रिवाज से है, जो भी पूछे आपको दिमाग में रखना। इकताई मतलब वर वधु के कपड़े का नाप लेना, जो आप कपड़े पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे ब्याह के दिन, वो नाप लिया गया दर्जी द्वारा, वो हमारा इकताई कहलाया। फिर कुमकुम पत्रिका भाई ने कहा है धौलपुर नरेश ने कि कुमकुम पत्रिका छपाते हैं और हम घर घर हमारे मेहमानों को बुलाने जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को, परिचितों को, आस पड़ोस को, मेवाड़ा सर को, सोनू सर को, राकेश सर को और योगेश सर को और सोनू हमारे अंशुराम सर को, सबको बुला के। हाँ 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 जेल सर, ओ हाँ बड़े सर जेल सर को भी हमने न्योता दे दिया फिर ब्याह में आना है। ठीक है आगे बढ़ रहा हूं, अब हम ब्याह चालू कर रहे हैं। दर्जी का नाम, दर्जी ने कपड़े को नाम ले लिया, ब्याह चालू करेंगे, गणपति स्थापना करेंगे। लिखेगा गणपति, उसके संबंध में कुछ दो बातें लिखनी, इसलिए गणपति स्थापना पता है लेकिन लिखा रहा हूं क्योंकि इसके साथ दो चीजें इंपोर्टेंट जोड़ी हुई। लिखेगा गणपति स्थापना, गणपति स्थापना, गणपति स्थापना। विघ्न हरण मंगल करण रंबोदर गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पदार्थ पूर्ण कर जो काज, वक्रकुंड महाकाव्य सुरकोटि संप्रभव निर्विघ्न कुरुमदेव सर्व कायसु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, अपनी दोनों लाड़िया रिद्धि और सिद्धि, अपने दोनों पुत्र सुख और लाभ को लेकर आना, सपरिवार आना, हमारे काम को मंगल करना, और विघ्न को हर लेना, तो हमारा काम सफल कर देना। है गणपति पापा आपको पधारना है। लड्डू चढ़ाया गया, गणपति जी को सुपारी दी गई, लड्डू चढ़ाया और गणपति जी का पाना लाकर, इतना बड़ा एक कागज होता है जिसमें गणपति जी का फोटो होता है, उस पाने को लाकर वर वधु के घर पर एक कमरे में दीवार पर चिपका दिया जाता है और पंडित द्वारा विधि विधान से इसको स्थापना करी और वर वधु के हाथों से गणपति जी को घी पिलाया जाता है। ये हमारी गणपति स्थापना कहलाती है। हम सबके दादाजी की बात करता हूं, हम सब जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी भी लेटेस्ट कम 400-500 लोग सुन रहे हैं, हम सबके दादाजी का ब्याह हुआ होगा, लगभग 1 महीने चला होगा हम सबके दादाजी का ब्याह 100%। अब मैं बात करूं हम सबके पापा मम्मी का ब्याह कम से कम 15 से 21 दिन चला होगा। अभी ब्याह चलता है 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, और सिटी में ब्याह चलता है 12 घंटों का। सुबह 6 बजे गणपति स्थापना, रात को 9:15 बजे बारात विदाई, किसी को टाइम ही नहीं। लेकिन गांवों की बात करें, गांवों में आज भी संस्कार भरे पड़े हैं। गणपति स्थापना होती है, स्पीकर जो हमारी सीडी साउंड सिस्टम, उसका स्पीकर हमने कहाँ रखा, टेरिस पर रखा, छत की टेरिस पर, और रात रात को गाने गाए, ले नाच ले नाच ले नाच, भंडारा में नाच कर करके हमने 20-25 दिन मजे ही मजे लिए। लेकिन नहीं मजा, चलिए देखिएगा वर वधु, देखिएगा वर वधु पक्ष के यहाँ, वर वधु पक्ष के यहाँ पर गणपति जी की स्थापना करके वर वधु द्वारा गणपति जी को लड्डू चढ़ाकर घी पिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तस्वीर पर वो कागज पर घी पिलाते हैं, आप ऐसा देखना आपको मिल जाएगा, है ना, घी पिलाया जाता है। 20-25 दिन तक मजे ही मजे ब्याह में, है ना, डांस वांस होते हैं, रात रात को खूब डांस होते हैं, खूब डांस होते हैं, लेकिन करे कौन अब। हाँ जी, हाँ विनायक मतलब गणपति जी,
विनायक स्थापना, गणपति स्थापना एक ही बात कहलाती है। फिर हम कुमार के यहाँ से 2 मटकियां लेकर आते हैं, छोटी छोटी सी रंग बिरंगी मटके लेकर आते हैं, है ना, वो विनायक स्थापना के लिए। गणपति जी स्थापना की तस्वीर की, उसके दोनों तरफ 2 कलश रख दिए, बड़े कलश रख दिए, छोटे कलश रख दिए, ये कला। बढ़ू आगे। अब गणपति स्थापना हुई, उसी समय वर वधु के दाएं हाथ में एक डोरा बांधा जाता है, जिसको अपन बोल रहे हैं कांकन डोरा। पंडित द्वारा वर वधु के दाएं हाथ में, राइट हाथ में 7 गांठें लगी जाती। वधु के यहाँ 7 गांठें लग गई, उसके बाद वधु की जो सहेलियां हैं, दुल्हन की सहेलियां, वो गांठों को और टाइट कर। अब तो जीजू को इतना परेशान करेंगे कि लोग गांठें टाइट कर देती। अब उन लड़कियों को नहीं पता जीजू कितने होशियार आने वाले हैं, वो जीजू के साथ 3 मकोड़े आ रहे हैं, वो बताएंगे गांठें कैसे खोलने। अभी बहुत नोक होने वाला है, ब्याह में बात करेंगे आगे। कांकन डोरा, कांकन डोरा, कांकन डोरा लिखिएगा। पंडित द्वारा वर वधु के दाएं हाथ में डोरा बांधा जाता है। एक छोटा सा लाल रंग का डोरा है, उसके अंदर एक कोड़ी होगी, लोहे का एक कील होगी, नमक होगा, इस तरह की चीजें गांठ बांधकर बांध देते हैं। जिसके बाद कहते हैं कांकन डोरा बांधने के बाद वर और वधु अपने हाथ में एक तलवार, छुरा या छुरी छोटी सी कुछ न कुछ रखते हैं, क्योंकि डाकण भूत चुड़ैल रखने का खतरा रहता है दूल्हा दुल्हन के, है ना। कांकन डोरे बांधने के बाद लिखेगा। आगे बात करूं, अगला मूंग दाना। ये एक और नया रिवाज, बहुत अच्छा शब्द एग्जाम में आना है जैसा, मूंग दाना। मूंग दाना क्या है कि गणपति स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां लाई जाती, उसको पर मूंग दाना कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा। मम्मी पापा, मूंग दाना गणपति स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए लाई जाने वाली लकड़ियां, लकड़ियां ये मूंग दाना कहलाती है ना। लकड़ियां जो आते हैं, अच्छा शब्द है इकताई और मूंग दाना, अच्छा शब्द है। एग्जाम पॉइंट से पूछता है मूंग दाना, प्रश्न एग्जाम कहीं कहीं आया हुआ है, याद रखिएगा, पूछेगा, रिपीट पूछा जा सकता है। मूंग दाना। गणपति स्थापना हो गई, क्लियर हो गया। अब गणपति स्थापना हो गई तो सबसे पहले हमारा व्याह करना है, तो मामा जी को बुलाना जरूरी है। बिना मामा जी के व्याह हो नहीं सकता, क्योंकि मामा जी एक ऐसा पद है जो व्याह को साकार रूप दे सकता है। मामा जी एक प्रकार गणेश जी के रूप में है, जो विघ्न को हट सकते हैं। मामा जी हर काम में आगे रहेंगे, ठीक है। तो मामा जी को व्याह में बुलाना है, तो हमारी मम्मी मामा जी को बुलाने जाएगी तो 32 प्रकार की वस्तुएं लेके जाएगी, मामा जी को भेंट करेगी। और मामा जी क्या लाएंगे, मायरा भात लाएंगे। और मायरा भात लाना है तो मम्मी द्वारा, बहन द्वारा भाई को 32 प्रकार की वस्तुएं भेंट की जाती, उसको बोलते हैं 32वीं नूतना। क्या कहलाता है, 32वीं नूतना। लिखिएगा 32वीं नूतना, नूतना, 32वीं नूतना, 32वीं नूतना लिखिएगा। बहन द्वारा भाई को, बहन द्वारा भाई को 32 प्रकार की वस्तुएं भेंट करके विवाह में आने का निमंत्रण या आमंत्रण क्या दिया जाता है। विवाह में
निमंत्रण या आमंत्रण? बहन भाई को क्या देगी? आमंत्रण करेगी या निमंत्रण करेगी? अब हिंदी वाले सर आ रहे हैं अभी, ठीक है, आधे घंटे बाद उनसे और पूछना, वैसे मैं बता रहा हूं। आमंत्रण, सॉरी, आमंत्रण और निमंत्रण, फर्क क्या? आमंत्रण और निमंत्रण। निमंत्रण, आमंत्रण उसको कहते हैं जिसमें पानी की व्यवस्था भी नहीं हो, ये आमंत्रण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस तारीख को उदयपुर आगमन कर रहे हैं और सारे उदयपुर वासियों को आमंत्रित किया जाता है। भोजन छोड़ो, पानी की व्यवस्था भी नहीं हो, लेकिन पानी का टैंकर होगा और टोटी लगी होगी, बस सूकर तो पानी पी के चले जाओ, ये कहलाता है आमंत्रण। और निमंत्रण मतलब जहाँ पे भोजन व्यवस्था, चाय नाश्ता सब हो, वो हमारा निमंत्रण कहलाया। तो विवाह में आने का निमंत्रण देती है, देती है, ये हमारा निमंत्रण। और नियंत्रण हो गया, और निमंत्रण देना, अरे नियंत्रण नहीं, निमंत्रण, 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 ठीक है। अब बत्ती से नूत ली गई, भाई को कह दिया क्या कि आपको आना दे, भाई तू आज थारा जिया जी बहुत ढीले हैं, न काम ढंग से कर नहीं पाएंगे, तू होगा तो सब कुछ होगा, देख लेना तू आना दे। थोड़ी सी बहन इमोशनल हो गई, फिर बहन को गया, अरे तू घबरा क्यों रही, मैं हूं को, अब सब काम कराऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखेगा बात, मायरा भरना, बात मायरा भरना, बात मायरा भरना। भाई द्वारा, भाई द्वारा बहन के लिए वस्त्र, आभूषण आदि भेंट करना। भेंट करना पूरे परिवार के लिए भी भेंट किए जाते हैं, लेकिन अपन स्पेशल बहन की बात करते हैं। परिवार के लिए तो आएंगे आएंगे, दूल्हा दुल्हन के लिए भी आएंगे, सबके लिए आएगा वस्त्र आभूषण, लेकिन विशेष भाई बहन को भेंट करता है, वो हमारा भात भरना या मायरा भरना कहलाया, या मायरो कहलाया। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं? मायरो बोलते हैं, मायरा बात है ना, बात या मायरा एक ही बात है। अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा भोजन करा देता हूँ, है ना, भोजन करना है, भूखे हैं, कब से हमारी दुल्हन देखो भूखी है, डाइटिंग पे चल रही है, तो अपन थोड़ा सा इनको भोजन करा देते हैं। ये देखो भोजन करा, अरे सत्तू रुके ना बेटा। अब हम बात करते हैं बिंदोला की, किसकी बात करते हैं? बिंदोला, लिखिएगा बिंदोला। बिंदोला, बिंदोला क्या है? बिंदोला जिसमें वर वधु को अपने सगे संबंधियों के यहाँ बुलाकर भोजन जो कराया जाता है, वो हमारा बिंदोला कहलाता है। बिंदोली या बिंदोरी वो अलग है, ये बिंदोला है, ये अलग चीज है। ये भोजन है जो वर वधु को कराया जाएगा, सगे संबंधियों, आस पड़ोस या रिश्तेदारों के बुलाकर भोज कराते हैं, वो बिंदोला कहलाता है। लिखिए क्या, हाँ चालू हो जाता है, कोई बात नहीं, उससे क्या कोई क्रमता का नहीं है, क्रमता। लिखिएगा वर वधु को, वर वधु को रिश्तेदारों के यहाँ बुलाकर भोज कराना, भोज कराना, ये हमारा बिंदोला कहलाया, भोज कराना, बिंदोला कहलाया। अब लगेगा हमारा रात्रि जागरण भी लग रहा है और बिंदोली भी निकलेगी। रात्रि जागरण और बिंदोली दोनों ही है, एक ही दिन भी कर सकते हैं, अलग अलग दिन भी किया जाता है। हर समाज विशेष, क्षेत्र विशेष में कुछ प्रोग्राम थोड़े आगे पीछे होते हैं, घबराओ नहीं, कई क्रमबद्धता से नहीं पूछे जाने वाला कि इसके बाद यही आएगा क्या, ऐसा नहीं पूछते, घबरा नहीं,
सिर्फ ये पूछा जा सकता है, ये अमुक शब्द दे दिया कि यह किस से संबंधित है, किस संस्कार, किस रिवाज से संबंधित, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बिंदोला है, बिंदोली क्या है कि वर वधु को घोड़ी घोड़ा पर बिठाकर, वर को घोड़ी पर बिठाएंगे और वधु को घोड़े पर बिठाएंगे। वर वधु को, हाँ, वर वधु को घोड़ी घोड़ा पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ पूरे गांव में घुमाकर गांव के मंदिरों के दर्शन कराए जाते। यहाँ हमारे बैंड वाले आते हैं, बैंड वाले आए, जो भी बैंड आए, जैसे शादी में कितने बैंड आते हैं? शादी में कुल कितने बैंड आते हैं? एक ही आता है। एक तो बैंड आएगा मस्ताना बैंड, जो गाना बजाने वाला होगा, दूसरा हस्बैंड आएगा। लिखेगा बिंदोली या बिंदोरी, बिंदोली या बिंदोरी। अब बिंदोली बिंदोरी में क्या है, हमारा जो बैंड आया है मस्ताना बैंड, जो भी बैंड है, 5 स्टार बैंड, स्टार बैंड, मुस्कान बैंड, जैसा भी बैंड है, वो पहला गाना तो अपनी मर्जी से लगाता है, तुम तो धोखेबाज हो। अरे मेरे को आप गाने ही दे रहे हो। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो, आहा तुम तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुराकर दिल जलाती हो। लिखेगा वर वधु को, पास में क्लास भी चल रही है थोड़ा सा, वर वधु को घोड़ी घोड़ा पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ गांव के मंदिरों के दर्शन करवाए जाते हैं। और पहला गाना तो हमारे बैंड वाले ने अपनी मर्जी से गा दिया, फिर हमारे सोनू जैसे डांसर चालू होते हैं, बीच बीच में आएंगे, गोवर्धन, सोनू, सत्येंद्र, विष्णु, परमेश, ऐसे डांसर आएंगे, वो बीच बीच में गाने का प्रोग्राम रखेंगे, इनकी फरमाइश चलेगी। रेडी 1 2, आपकी फरमाइश, ए काला ए काला ए काला ये काला काला कब कटाएगा? अब जैसे काला कटा नहीं कटा, उससे पहले, हाँ, नागिन, और नागिन आने के बाद आपको पता है नागिन किधर किधर लौटती है, वो जब तो लौटती है। लिखेगा रात्रि जागरण, लिखेगा रात्रि जागरण, रात्रि जागरण, हाँ, अभी रुको, जल्दी क्या है, हाँ जागरण आने दो। क्या ये रात्रि जागरण हो रहा है तो विवाह से पहले किया जाता है, अपने कुल देवता को आराधित करते हैं, उसके लिए होता है। लिखेगा विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व अपने कुल देवता को, अपने कुल देवता को आराधित, अपने कुल देवता को आराधित किया जाता है, अपने कुल देवता को आराधित किया जाता है विवाह से पूर्व, कभी भी। हर, मैंने क्या कहा कि हर क्षेत्र विशेष में रिवाज वही है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे है ना। तो विवाह से पूर्व कोई सी भी रात हो, 1 दिन पूर्व रात हो, 2 दिन पूर्व रात हो, किसी भी रात को अपने कुल देवता को भी याद करना है, कुल देवता को याद करना जरूर होता है। अगर कुल देवता को याद नहीं किया तो कुल देवता विघ्न कर सकते हैं, वो भी हमारे देवता हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उनको याद करना जरूरी है। तो ये हमारे कुल देवता को याद किया, और याद करने के बाद बाबा जी भाव करेंगे, और भाव में सारी बात कर देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारा ब्याह बढ़िया कराऊंगा, बारात को लेकर मैं बारात के साथ मैं आऊंगा, बारात आएगी तो मैं सब संभालूंगा।
ये मोर पंख डाल दिया है ना। ये हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट, अब बारात जिस दिन जाएगी उससे पहले एक पूजन कराया जाता है, विशेष पूजन है। माता जी पूजन की बात नहीं कर रहा हूं, वो नॉर्मल होता है। बात कर रहा हूं रोड़ी पूजन की। किसकी? रोड़ी पूजन की। देखिएगा, ये वर के यहाँ होता है विशेष रोड़ी पूजन। बाकी कई कई जगह वधु और वर दोनों क्या हो जाता है? रोड़ी पूजन। रोड़ी का मतलब होता है कचरे का ढेर, गोबर का ढेर। कचरा और गोबर का ढेर को अपन क्या बोलते हैं? रोड़ी कहते हैं। वागड़ में बोलते हैं इसको अकूड़ो। क्या बोलते हैं? अकूड़ो। वागड़ डूंगरपुर महासौड़ा क्षेत्र में रोड़ी को बोलते हैं अकूड़ो, जो गोबर का ढेर होता है। अब आपके क्षेत्र में रोड़ी को, गोबर के ढेर को अलग अलग नाम से जानते हैं। हाँ, रेवड़ी। हाँ, रेवड़ी, तो बस वो रोड़ी, रेवड़ी रोड़ी। अब सुनना है, इसकी पूजा क्यों कराते हैं, कैसे ले जाते हैं? एक नई साड़ी लेंगे, साड़ी के 4 पल्लू 4 लड़के या लड़कियां पकड़ लेंगे, बीच में वधु अपने यहाँ और वर अपने यहाँ उस साड़ी के बीच में खड़े हो जाकर अपनी तलवार को साड़ी पर लगा लेंगे और यूं चलेंगे। सुनना, देखना, यूं चलेंगे। आगे जो दो चल रहे हैं पल्लू को पकड़ कर, अगर थोड़ा सी पास में आ जाए तो दुल्हन बोल पड़ेगी, ए मोनिका थोड़ी दूर है, फोटो सही नहीं आ रहा है। और वर भी यूं से करेगा चलता हुआ, अरे यार क्या है ये, क्या रिवाज होता है, क्या है तू पहले कहना चाहिए था, तू मेरे साथ कहाँ गया तू? दूल्हा नाटक पे नाटक कर रहा है, मन में लड्डू बहा रहा है पर नाटक ज्यादा कर रहा है। रोड़ी पूजन दिखेगा। वर वधु को गोबर के ढेर, वर वधु को गोबर के ढेर को चलना है रोड़ी पर ले जाकर रोड़ी पूजन करवाया जाता है। अब ये क्यों करवाते हैं वो बता रहा हूं आपको। रोड़ी पूजन करवाया जाता है। रोड़ी पूजन कराया जाता है। अब रोड़ी पूजन कराते समय आप देखना, पहले तो रोड़ी की पूजन क्यों कराते हैं? आप लोग किसान है, आपको पता है कि गाय भैंस का जो गोबर है उसको अपने खड्डे में इकट्ठा करते हैं, एक प्रकार का खाद बन जाता है ना। महीने 2 महीने 6 महीने तक का रहता है तो खाद बन गया, नीचे जितना दबेगा वो खाद का रूप लेता है। बहुत अच्छा खाद, देसी खाद यही खिलाता है। बाकी तो आजकल बहुत सारे खाद आ गए हैं, यूरिया खाद आ गए, किस प्रकार के खाद आ गए। सुनना, तेज गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी है। अगर हम मुंह पर कुछ बांध कर नहीं जावे तो हमारा चेहरा गोरा से काला हो सकता है, सांवला हो सकता है। तेज ठंड पड़ रही है और हमने मुंह पर नहीं बांधा तो हमारे मुंह पर दरारें आ सकती है, काले काले दाग भी हो सकते हैं। तेज ठंड में हम, तेज गर्मी बरसात में हम भीग जाते हैं, और तेज ज्यादा बरसात हो तो हम बह के भी जा सकते हैं। लेकिन गोबर का ढेर को देखना, तेज गर्मी होगी तभी गोबर का रंग नहीं बदलता है। तेज ठंड है तभी गोबर सुकुड़ कर यूं नहीं हो जाता, अरे बाप रे बहुत ठंड है, गोबर यूं हो गया। तेज बरसात आई है, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, पानी बह रहा, लेकिन आप देखना गोबर कभी भी बह के नहीं जाता है। गोबर के आसपास जो डंठल होंगे वो बह के चले जाएंगे, लेकिन गोबर बह के नहीं जाता है। कभी देखा ऐसा? नहीं। उसी प्रकार से वर वधु को कहा जाता है, आपके आने वाले जीवन में जिस प्रकार से रोड़ी तीनों मौसम को सहन करती है, रोड़ी माता गोबर तीनों मौसम को सहन करते हैं, ऐसे आपको अपने जीवन में, नए जीवन में तीनों मौसम सहन करने हैं और बड़े बुजुर्गों की बातें माननी। ऐसा ये हमारा इस प्रकार से रिवाज है, इसलिए रोड़ी पूजन कराया जाए। उसके अलावा वर वधु को वहां लेके रोड़ी पूजन कराएंगे, उसकी मामी, काकी, मासी, बुआ नृत्य करेगी और रोड़ी के पास में ही लड्डू रखे जाते हैं, और महिला नाचती हुई घूमर नचेगी करेगी और लास्ट में लड्डू लेने का प्रयास करेगी। और इधर से दूल्हा या दुल्हन हाथ में लोटा या जग या बाल्टी भरकर पानी भरेगा और उसकी काकी के ऊपर छिटकने का प्रयास करेगा लड्डू, जैसे यूं दुल्हन यूं नाच रही और यूं नाच हुआ नाजरी, और ये लड्डू लिया और धीरे से इधर से पानी छिटका। ऐसा प्रोग्राम इस रोड़ी पूजन में कराया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, देखा नहीं देखा?
बारात में गए कि नहीं गए? किधर ध्यान रहता है आपका बारात में? बदमाश हो आप लोग। इधर भी ध्यान लगाओ, उधर भी बताऊंगा, ज्यादा शैतानी नहीं करनी। ठीक है, आओ इधर आके। टाइम हो गया क्या? अब देखो, 1 घंटे खबर ही पड़ती है और हमने काफी सारे रिवाज पढ़ भी लिए हैं, मनोरंजन भी फुल किया है और हमको याद भी हुआ है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शाम मिला दे, बाकी बातें कल वाली क्लास में। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग? हाँ, आपके अभी